कंपैक्शन देखते हैं, संघनन देखते हैं। देखिए कंसोलिडेशन जो था ना वो संघनन था। कंसोलिडेशन क्या था? कंसोलिडेशन क्या था? कंसोलिडेशन ये क्या था? ये संघनन था, घनन, ठीक है। और ये क्या है? संघनन है, कंपैक्शन। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का एक का मत कर देना, ठीक। ये क्या होता है कंपैक्शन? ये यहां पर क्या हो रहा है? एयर के निकलने की वजह से होता है। एयर के निकलने की वजह से क्या होता है? वॉल्यूम में कमी आ जाती है सॉइल की, ठीक है। जब भी हम फोर्स लगाते हैं या दबाव लगाते हैं किसी सॉइल पर, तो उसमें क्या होता है? दबाव लगने की वजह से उसके अंदर से एयर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। उनके रंध्रों से एयर क्या होता है? बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उनके आयतन में कमी आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैक्शन बोलते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी सॉइल पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने की वजह से इसके आयतन में कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि उसके रंध्रों में से क्या होता है? वाटर का निकलना हो जाता है। वाटर क्या होता है? निकल जाता है। तो वाटर जब निकलता है तो यहां पर क्या होगा कि उसके आयतन में कमी आ जाएगी। रंध्र में वाटर भरे होंगे पोर्स में, तो उसमें क्या होगा? वाटर निकलेगा तो दबेगा और वहां पर उसके आयतन में कमी आएगी, तो वो क्या होगा? हमारा कंसोलिडेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एयर का निकलना, ये क्या हो जाएगा? वाटर का निकलना है। दोनों क्रियाएं एक ही हो रही हैं। हो रहा है क्या? सेटलमेंट ही हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं साधारणतः संघनन का अर्थ यांत्रिक विधि द्वारा मृदा का शुष्क घनत्व या ड्राई डेंसिटी बढ़ाने की क्रिया कहते हैं। देखिए कंपैक्शन तभी होता है जब ड्राई डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि अगर हम यहां पर देखें ड्राई डेंसिटी है ना, देखिए यहां पर क्या है? डेंसिटी। तो मास, पहले तो देखिए डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आपकी होती है मास अपान वॉल्यूम। मास अपान वॉल्यूम मतलब अगर हम कहें कि डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है तो मास क्या हो? अधिक हो। मास क्या हो? अधिक हो। आयतन क्या हो? कम हो। इसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज, जैसे क्या है कि बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, कोई भी चीज बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और वजन उसका क्या है? 50 किलो है। 50 किलो है। ये बड़े क्षेत्र में फैला है, वजन कितना है इसका? 50 किलो है। या का द्रव्यमान कितना है? 50 ही है, ठीक है। तो अब यहां पर कहीं ये छोटे क्षेत्र में फैला है, ठीक है। पूरा क्षेत्र क्या है? पूरा लिया हुआ है ये, और ये किसका द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम है। तो यहां पर आप कहोगे डेंसिटी सर किसकी अधिक है? तो डेंसिटी जिसका आयतन कम होगा उसकी डेंसिटी अधिक हो जाएगी। ये जो एरिया घेरा हो तो ऊंचाई भी कुछ होगी, इसका आयतन क्या होगा? कम होगा। तो आयतन यहां पर कम होगा तो इसकी जो डेंसिटी निकल के आएगी क्या होगा? कम होगा। इसकी डेंसिटी क्या होगी? अधिक होगी। एक मिनट उल्टा बोल दिए। इसकी डेंसिटी अधिक होगी, इसकी क्या होगी? डेंसिटी अधिक होगी, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है? यहां पर कम है, इसकी डेंसिटी अधिक हो जाएगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और यहां पर देखिए, अब यहां पर पार्टिकल क्या है? आपस में सटे हुए हैं, चिपके हुए रहते हैं। काफी गठीले टाइप को अगर होंगे तो डेंसिटी क्या होगी? अधिक हो जाएगी। लेकिन यहां पर पार्टिकल क्या है? चिपके नहीं है, डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब रही बात ड्राई की बात, सूखी अवस्था की बात है, तो सेम वही सॉइल में आप काम कर लीजिए। सॉइल है, सॉइल क्या होगा कि सूखी अवस्था में जो उसकी मैक्सिमम क्या है? क्या होगा? पार्टिकल आपस में सटे हुए होंगे। क्या होगा? सटे होंगे तो कंपैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा ड्राई डेंसिटी होगी अधिक, उतना ही ज्यादा कंपैक्शन भी होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा किस पर? वहां पर सॉइल जो हमारा है सॉइल ना, उस पर डिपेंड करेगा। किस प्रकार का सॉइल है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। लेकिन यहां पर जो कह रहा है कि यांत्रिकी विधि द्वारा, मैकेनिकल विधि द्वारा मृदा का शुष्क घनत्व बढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंपैक्शन कहते हैं। तो ड्राई डेंसिटी जितना आप बढ़ाएंगे, आयतन में कमी जितना करेंगे, उतना ही क्या होगा? उसका कंपैक्शन होगा, ठीक है। वही हम लोग क्या करते हैं? कंपैक्शन के अंतर्गत ड्राई डेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ड्राई डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? ड्राई डेंसिटी कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे संघनन का वही चीज है। संघनन का या कंपैक्शन का अर्थ किसी यांत्रिक विधि द्वारा कणों या सॉइल पार्टिकल को पास पास लाने की क्रिया को कहते हैं, जिसके कारण लाने की क्रिया को कहते हैं जिसके कारण मृदा का आयतन में कमी आ जाती है और उसका शुष्क घनत्व ड्राई डेंसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने पहले ही समझा दिया था कि यहां पर आयतन में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो ड्राई डेंसिटी या डेंसिटी इसकी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। वहां पर क्या हो रहा है? डेंसिटी हमारी कम हो जा रही, क्योंकि एरिया वहां पर ज्यादा ले रहा है, ठीक है।
अब सामान्य बोलचाल में संघनन और संघनन मतलब कंपैक्शन और कंसोलिडेशन दोनों एक ही क्रिया समझी जाती है। तो ऐसे देखेंगे तो कहेंगे हाँ दोनों में तो आयतन की कमी ही होती है, तो दोनों एक ही है, लेकिन होता क्या है मेन दोनों में अलग अलग है। ठीक है, दोनों क्रियाएं अलग अलग वास्तव में होंगी, एक में तो पानी की वजह से, एक में क्या है एयर की वजह से, एयर की कमी की वजह से। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं संघनन की हमें आवश्यकता क्यों, कंपैक्शन हमें क्यों जरूरत पड़ती, कंपैक्शन करते क्यों हैं हम। ठीक है, कंपैक्शन करते क्यों हैं। अच्छा अच्छा, जितना ये अभी तक बताए हैं कंपैक्शन में समझ में आया या नहीं बताइए, बताते चलिए। भले बुक से पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें, क्योंकि आप हमें पता है आप खुद हुनरबाज हो, नोट्स तो बना लोगे, हम बनाने लगेंगे तमाम चीजें फिर छूट जाएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा नोट्स बनाना पड़ता है, हाथ से खुद लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि लिखवाते हैं हम। ठीक है, हम खुद लिखते हैं। ठीक है, और लिखवाते भी हैं तो खुद बोलते भी हैं। ठीक, समय देते हैं तब बनता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट कर लिए हैं, सारे नोट्स लगभग पूरे हो गए हैं, कुछ के नहीं है तो उस पर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके जूनियर्स जब आएंगे तो पूर्ण रूप से नोट्स पा जाएंगे। संघनन की आवश्यकता, कंपैक्शन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, कंपैक्शन क्यों करना पड़ता है। ठीक है, मृदा संघनन की निम्न कार्यों में आवश्यकता पड़ती, कहां कहां पर हमें आवश्यकता पड़ती है, जहां मिट्टी का भराव फीलिंग करना हो। जैसे हमको क्या करना है, कहीं पर मिट्टी को क्या करना है, फिल करना है। सपोज कहीं कोई गड्ढा खुदाई हुआ है, वहां पर मिट्टी को फिल करना हो तो हमें वहां कंपैक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट अच्छी तरह से नहीं होगा तो बाद में गाड़ी वगैरह जाएगा तो धंस जाएगा नीचे लेके। या हम कोई घर बना रहे हैं, घर के नीचे अगर हम लोग सही कंपैक्ट नहीं किए हैं तो हमारा पूरा घर ही क्या होगा, नीचे धंस जाएगा, क्योंकि बाद में जब वजन लगेगा उसके ऊपर, वजन की वजह से क्या होगा, उसके एयर निकल जाएंगे, तब पर भी वो नीचे धंस सकता है। रोड वगैरह कंपैक्ट अच्छे से नहीं होगा तो रोड भी क्या होगा, ट्रक वगैरह चलेगी तो धंस जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर मिट्टी जहां पर भराई करनी होती वहां पर हमें कंपैक्शन की आवश्यकता पड़ती है। बांध, सड़क, रेल मार्ग अथवा नहर के लिए इंबैंकमेंट बनाने, इंबैंकमेंट जानते हैं सभी लोग, जैसे क्या है कि हमारी नहर का क्रॉस सेक्शन देखते होंगे तो वहां पर आप बैंक देखे होंगे। अभी मैं पिछले परसों ही पढ़ाया था कि बैंक क्या होता है, साइडों में क्या बनाए थे, स्पॉइल बैंक बनाए थे, स्पॉइल बैंक बनाए थे। जो स्पॉइल बैंक बनाए थे ना बच्चे, वही बैंकमेंट होता है, वही बैंकमेंट भी होता है। ठीक है, जो स्पॉइल बैंक बनाए थे। इसी तरह से नदियों नदियों के किनारे दोनों साइडों पे देखे होंगे बैंक बैंकमेंट बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी वगैरह बहने बाहर नहीं जाने पड़ता है, बाहर नहीं जाने पाता है ना, तो आप क्या होते सुरक्षित रहते हैं। मृदा की धारण क्षमता, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, बेरिंग कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब पूर्ण रूप से कंपैक्शन होगा और सॉइल हमारी क्या होगी, ठोस होगी। इसका मतलब ड्राई डेंसिटी क्या हो उसकी बहुत अधिक होगी, तभी जाकर हमारा क्या होगा कि वहां पर बेरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वहां पर हम कंपैक्शन करेंगे तभी बढ़ती है। मृदा की पारगम्यता, परमिबिलिटी कम करने के लिए, परमिबिलिटी क्या है, परमिबिलिटी वहां कहां पर अधिक होता है, जहां पर कंपैक्शन कम होता है। कंपैक्शन कम होगा मतलब उसके रंध्र में क्या होंगे, एयर भरे होंगे। अब एयर भरा होगा तो क्या होगा, परमिबिलिटी ज्यादा होगी, पानी तुरंत उससे अंदर रिस कर बाहर निकलेगा तेजी से। लेकिन जैसे कंपैक्ट करेंगे, रंध्र क्या होंगे, वहां पर एयर निकल जाएगा और आपस में वो क्या होंगे, पार्टिकल सट जाएंगे और पास पास हो जाएंगे, कंपैक्शन हो जाएगा, तो वहां पर परमिबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो परमिबिलिटी हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, वहां पर कंपैक्शन करते हैं। ठीक है, मृदा का सूक्ष्म घनत्व निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। जो यहां पर ड्राई डेंसिटी है, ये हमारे दो यहां पर कुछ पॉइंट है, इन पर निर्भर करेगी। एक तो मृदा में उपस्थित जल की मात्रा। अब देखिए सॉइल में जो है ना हमारा कुछ न कुछ जल तो रहेगा ही रहेगा। 100% आप ड्राई तभी कर सकते हैं जब उसको लाकर क्या करेंगे, ओवन में रखेंगे। अब आप फील्ड में हैं कहीं पर, वो 100% ड्राई तो होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, चाहे आप कहें नहीं दिन भर दोपहरिया पड़ा हो तब पर भी नहीं होगा। आप खुदाई करोगे थोड़ा बहुत सॉइल क्या होगा, वो थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा। तो 100% कभी भी नहीं रहेगा, लाकर आप किसी ओवन में रखोगे तभी जाकर उसमें क्या होगा, मॉइस्चर जाएगा। तो मृदा में उपस्थित जल की मात्रा पर भी ये डिपेंड करता है ड्राई डेंसिटी। देखिए ड्राई डेंसिटी जरूरी नहीं कि 100% अगर हमारी सॉइल सूख जाए तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप 100% सॉइल को सूखा कर देते हैं तब पर भी हो सकता है कि ड्राई डेंसिटी क्या हो, वहां पर कम होती चली जाए, तब पर भी हो सकता है। तो एक हमारा क्या है ना, एक निश्चित वाटर कंटेंट पर क्या होता है, हमें ड्राई डेंसिटी प्राप्त होता है। ठीक है, हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कब आपको प्राप्त होगा, एक निश्चित वाटर कंटेंट पर आपको क्या होगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी
प्राप्त होगा, ना कम पर ही ना ज्यादा पर ही। ठीक है, अगर मॉइस्चर वाटर कंटेंट कम है तब पर भी ड्राई डेंसिटी अधिक नहीं प्राप्त होगा, और बहुत अधिक अगर यहां पर है तब पर भी नहीं होगा। तो दोनों चीजें यहां पर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ड्राई डेंसिटी हमारा हमेशा क्या है, जो वहां पर पानी प्रेजेंट है, जो वाटर कंटेंट है उस पर डिपेंड करेगा। अभी आपको ग्राफ भी दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, संघनन की मात्रा पर, अमाउंट ऑफ कंपैक्शन, बहुत ज्यादा ही आप अगर कंपैक्शन कर देंगे तब पर भी वहां पर क्या होगा, ड्राई डेंसिटी हमारा कम होने लगेगा। इसलिए उचित हमको क्या करना पड़ता है, कंपैक्शन करना पड़ता है, ताकि हमारा ड्राई डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम रहे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं भाई बहुत ज्यादा कंपैक्ट मत करो। क्लियर? चलिए अब यहां पर देखते हैं हम लोग वाट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वही वही टॉपिक आप नोट करिएगा। ठीक है, क्लास चल रही है भैया 3 बजे से आपकी। हाँ, और जो मैं देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, कोई भी जेन्यून नोटिस होगी हम जरूर लाइव आकर आपको बताएंगे कि ये जेन्यून नोटिस है और आप एग्जाम होगा। लेकिन बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग ऐसा वहां पर डाल रहे हैं न्यूज कि जिससे आप भ्रमित होंगे, खामखा आधा घंटा 20 मिनट समय उसमें गवाएंगे। और सही बताएं ना, आप न्यूज के चक्कर में और न्यूज देखने लगते हो, ये प्रॉब्लम होने लगती है आपके साथ। ये हमारे साथ भी होता है। जैसे आप कोई न्यूज देखे, आया, अरे थोड़ा और सर्च कर ले, थोड़ा और सर्च कर, झूठा ही के 2 घंटा खराब कर देते हो। इससे अच्छा देखो भाई मत करो, जो होगा सर बता ही देंगे, जेन्यून नोटिस। अनुकूलतम जलांश, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, आखिर ये क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है ये, अनुकूलतम जलांश, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब जरा देखिए, अनुकूलतम मतलब समझ रहे हैं ना, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब समझ रहे हैं क्या है, अनुकूलतम। देखिए अनुकूलतम के मतलब क्या, जैसे हमें ना, सपोज दैट हम जब नींद लेंगे, सोएंगे, तो अगर कमरे का टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री हो, ठीक है, या फिर हम कहें कि नहीं 25 डिग्री मान के चलो, अगर टेम्परेचर हो रूम का, तो बड़ी अच्छी नींद लगेगी। मतलब क्या है, हमारे अनुसार क्या हो रहा है, हमारे अनुसार क्या हो रहा है, टेम्परेचर कमरे का सेट है, ठीक है, बड़ी अच्छी नींद आएगी। तो हम क्या कहेंगे, हमारे अनुसार क्या है, हमारे अनुसार क्या है, उसका टेम्परेचर सेट है, मतलब अनुकूल है, हमारे अनुसार, हमारे अनुकूल है, इसलिए हम अच्छे से नींद ले रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर आप यही समझिए, सॉइल में, सेम सॉइल में, ठीक है, जब वहां पर हम क्या करें, कंपैक्शन करते हैं, तो कंपैक्शन के अनुसार उसमें क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा। ठीक है, कंपैक्शन के अनुसार। ठीक, जैसे हम सोए तो हमने क्या कहा बच्चे, कि हमें टेम्परेचर बड़ा अच्छा चाहिए तभी हमें बड़ी अच्छी नींद आई। इसका मतलब हमारे क्या है, अनुकूल वहां पर हमें वातावरण मिल रहा है। ठीक है, कभी होता है ना, आपके दादा दादी अगर शहर में चले जाएं तो उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके अनुकूल उनको वहां पर वातावरण नहीं मिलता है। और उनको गांव में भेजिए, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, ठीक है, कोयल की कूकू की आवाजें सुनाई देंगी, तो उनको अच्छा लगेगा, उनके अनुकूल क्या है, वातावरण है। उसी प्रकार से यहां पर क्या है कि ऑप्टिमम मतलब क्या है, अनुकूल, जालांश का मतलब है मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कि जब भी हम कंपैक्शन करें तो वहां पर क्या हो, हमें उसके कंपैक्शन के अनुकूल क्या हो, वहां पर मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तो हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम हमारा कंपैक्शन होगा। आई बात समझ में? किसको इसमें डाउट है अभी भी बताए। ठीक है, वह यह मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा है जिस पर निर्दिष्ट मात्रा, निर्दिष्ट मतलब दिए गई मात्रा जो सॉइल की है, उसमें कंपैक्शन से अधिकतम सूक्ष्म घनत्व मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो सॉइल दिया गया है उस सॉइल में क्या हो रहा है, कंपैक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, वो कंपैक्शन क्या होगा, वो तभी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तभी कंपैक्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो कंपैक्शन तभी अधिकतम कब होगा, जब वहां पर हमारा वाटर कंटेंट एक निश्चित मात्रा में हो। ठीक है, या उतना ही मात्रा हो वाटर कंटेंट का जितने में हमें क्या करे, वहां पर पूर्ण रूप से कंपैक्शन हो जाए, और तब हमें क्या मिले, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तभी मिलेगी जब अनुकूलतम क्या हो, वाटर कंटेंट हो। और अनुकूलतम कब होगा वो हमारा अभी क्लियर नहीं, जब हम लोग टेस्ट वगैरह करेंगे तो पता चलेगा कितना हमारा होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अलग अलग सॉइल की अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट हो सकती है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए, इसको रटना नहीं आप। जैसे अगर आप दोमट वाली मिट्टी देख रहे हो या काली कपास मिट्टी देख रहे हो, सब मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, तो सबका जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो अलग अलग होगा।
सब अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पर क्या होंगे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अपनी देंगे। आई बात समझ में, उनको कंपैक्शन अलग अलग सॉइल, तो वो हम टेस्ट करके ही निकालते हैं कि कितना इसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ जाएगा अगर हम लोग कितना मॉइस्चर कंटेंट प्राप्त करें। तो यहां पर हम लोग वो ड्राई डेंसिटी यहां पर ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कंपैक्शन जब भी करते हैं। तो आगे देखते हैं, तो पता चल गया ना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, कि सॉइल की वो उपस्थित जल की मात्रा होगी जिस पर हमारा क्या है, दिए गए या निर्दिष्ट मात्रा के कंपैक्शन से अधिकतम क्या हो, सूक्ष्म घनत्व या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त किया जा सके। ठीक, प्रयोगशाला में हम संघनन परीक्षण करेंगे, कंपैक्शन टेस्ट करते हैं, लैब कंपैक्शन टेस्ट करते हैं। देखिए यहां पर ना इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक तो हमारा फील्ड टेस्ट अलग होगा, फील्ड में हम लोग टेस्ट अलग करते हैं, लैब में हम लोग टेस्ट अलग करते हैं। लैब में टेस्ट करके हम लोग यहां से भी क्या करते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वगैरह निकालते हैं, और फील्ड में भी हम लोग टेस्ट करके वहां से भी ड्राई डेंसिटी वगैरह निकालते हैं। तो दोनों टेस्ट आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो दोनों पढ़ने तब जाके आपका कंपैक्शन चैप्टर पूरा होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा टेस्ट है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। जो चीजें मैं छोड़ रहा हूं उसको मत नोट करिएगा, हमारी राय यही है, हमारे ये पढ़ाने की मतलब नहीं कि आप सारे ऐसे उतार लो ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही टॉपिक आप नोट करिए, ठीक है, बाकी टॉपिकों पर फोकस मत करिए। प्रमाणिक प्रॉक्टर परीक्षण, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, यहां पर क्या है हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एक है मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर होता है, क्या होता है, मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है। तो दोनों ना सेम ही है, एक ही जैसा आपको दिखेंगे, अभी देखिएगा दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर भी आपको बता देंगे। तो यहां पर सबसे देखते हैं प्रमाणिक प्रॉक्टर परीक्षण, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर ने एक प्रॉक्टर यहां पर थे इंजीनियर साहब, इन्होंने 1933 में टेस्ट द्वारा क्या किया, दर्शाया कि मृदा को उसके अधिकतम शुष्क घनत्व तक असंघनित करने में या कंपैक्शन करने में तथा उसके जलांश पर एक निश्चित संबंध है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा, दर्शाया टेस्ट वगैरह करके कि जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा कंपैक्शन हो रहा है या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो आ रहा है वो किसी निश्चित जलांश पर आ रहा है। ठीक है, मतलब इन्होंने धीरे धीरे, हो सकता है उसमें क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वाटर कंटेंट बढ़ाए जा रहे हैं, कंपैक्शन किए जा रहे हैं, वाटर कंटेंट बढ़ाए जा रहे हैं, बार बार कंपैक्शन किए जा रहे हैं। और इन्होंने ये देखा होगा कि पहले तो इंक्रीज कर रहा होगा ड्राई डेंसिटी, उसकी कंपैक्शन करे जा रहे हैं, पानी बढ़ाए जा रहे हैं उसमें, फिर उन्होंने नोटिस किया होगा कि अब तो घटने लग रहा है, पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो घटने लग रहा है, इसका मतलब किसी निश्चित वाटर कंटेंट पर ही हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें वहां पर मिल रहा होगा। ये इन्होंने क्या किया, दर्शाया जो है टेस्ट करके सन 1993 में। इसके लिए उन्होंने एक परीक्षण उपकरण प्रस्तावित किया, तो इन्होंने एक जो टेस्ट करने की जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी बताया कैसे टेस्ट करना है। ठीक है, इसमें एक बेलनाकार सांचा माउल्ड जिसका आंतरिक व्यास क्या होता है, 100 mm होता है, एक माउल्ड रहता है, सांचा, तभी हम दिखा रहे हैं आपको। इसकी ऊंचाई 127.3 mm है और इसका आयतन 1000 सीसी होता है। इसके ऊपर की ओर एक अलग से जो है, अलग से एक और यहां पर क्या होगा, सांचा लगा होगा ऊपर, देखिए, तो अलग से जो है किया जा सकने वाला 60 mm ऊंचा कॉलर, रिमूवर कॉलर लगा होगा। ठीक है, इसके ऊपर ठीक नीचे एक आधार बेस प्लेट भी होगी। ठीक है, और ये रैमर भी एक रहता है, इसमें रैमर भी इसमें एक रहता है। ठीक है, बेस प्लेट लगा रहेगा और एक रैमर भी यहां पर लगा रहता है, देखिएगा रैमर भी अलग से रहेगा। वायु में सुखाने वाले प्रतिनिधि नमूने का हम लोग इसमें लेंगे, तो हम अभी टेस्ट करते हैं। तो पहले आप यहां पर ना इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट होगा कैसे। देखिए ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट, ये रहा यहां पर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यहां पर यूज करने हैं, उपकरण जो यूज करने हैं। देखिए यहां पर क्या है ना, एक माउल्ड होता है, ये माउल्ड होता है, इसमें हमारी बेस प्लेट लगी होती है, बेस प्लेट एक लगी होगी, नीचे ऐसे बेस प्लेट लगी होगी, कुल मिलाकर ऐसे गिलास टाइप का होगा। ये जो गिलास दिख रहा है ना, ऐसे ही रहेगा अंदर ये खोखला, ये क्या है, ये गोलाकार ही है, सेम ऐसे ही रहेगा, दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब ये क्या है ना, पूरा यहां पर ऐसे गोलाई सा रहेगा। जो इसका डाया होता है, वो डाया यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां डाया, इंटरनल डाया कितना होगा, 100 यहां पर mm में होगा। ठीक है, कितना होगा, 100 mm में यहां पर इंटरनल इसका डाया होगा। और 127 mm क्या होगा इसका, 127.3 mm इसकी हाइट होगी। ठीक है, इंटरनल टू इंटरनल। नीचे एक ऐसे बेस प्लेट लगा होता है। ठीक, उसके ऊपर ठीक इसी गोलाई के बराबर जो डाया 100 mm है, ठीक इसी की ऊंचाई के बराबर एक कॉलर लगा होगा, उस कॉलर को इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है। ठीक है, ऐसे रख दिया जाता है, ठीक इसके ऊपर, जैसे वायरिंग वगैरह रखते हो ना किसी के ऊपर, वैसे रख दिया जाएगा कॉलर। अब इसमें क्या है ना, यहां पर ये बेस प्लेट जो अटैच होता है,
ये बेस प्लेट से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, यहां पर एक हमारा प्लेट लगाकर ये यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको इसी में टाइट कर दिया जाएगा, किसको, ये माउल्ड को, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखिए एक हमारा क्या है यहां पर, एक हमारा यहां पर जो है एक इस तरह से नीडल होगा जो जिससे हम लोग कंपैक्ट करेंगे, ठीक है, ये कंपैक्ट करने वाला औजार है, ठीक। अब यहां पर देखिए ना ये पाइप टाइप का रहता है, ये क्या है पूरा ऐसे पाइप टाइप का रहेगा, अभी हम दिखा देते हैं, ये पाइप टाइप का रहेगा, इसमें बीच में एक राड ऐसे लगा होता है, ठीक है, ये राड ऐसे रहेगा। अब इसको कंपैक्ट कैसे करेंगे बताएं, इससे यहां पर पाइप ऐसे पकड़ लेते हैं, जैसे पंप पंप देखे हैं ना, पंप पंप देखे ना, हवा भरने वाला साइकिल में पंप जो ऐसे से हवा भरा जाता है, तो उसका राड ऊपर निकलता है फिर नीचे जाता है, राड ऊपर निकलता है फिर नीचे जाता है, तो उसी प्रकार से यहां पर जो है ना ये पंप टाइप का रहेगा और इसमें नीचे इसे राड टाइप का रहता है, ये राड नीचे जाता है, ये राड यहां पर निकल जाता है, जैसे यहां ऊपर है ना, तो जब इसको अंदर दबाया जाएगा तो ये राड यहां पर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लगाकर जब इसमें हम लोग सॉइल भरेंगे, 3 परतों में सॉइल भरा जाता है, तो सॉइल जब इसमें भर देंगे तो एक लेयर में भरेंगे, तो इसको यहां पर ले जाकर अंदर रख के इसको क्या करेंगे, ऊपर से उठाकर बार बार ऐसे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जब बार बार प्रेस करेंगे तो इसमें से यहां पर ऐसे बाहर निकलेगा, तो सॉइल क्या होगी हमारी, कॉम्पैक्ट होगी। तो प्रत्येक लेयर को क्या करेंगे, भर भर के करते हैं, 3 लेयरों में भरेंगे, वो अभी हम डिटेल्स में देखेंगे। थोड़ा सा यहां पर हम पहले वर्जिनल इसका 3D जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखा देते हैं, 3D वाला, ये आता भी है लिखने के लिए, अगर आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सॉरी प्रॉक्टर टेस्ट, देखिए ये रहा, दिखाई दे रहा है, देखिए ये क्या है, वही है माउल्ड जैसे बताया गिलास टाइप का, और यहां पर ये बेस प्लेट लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं बताइए, दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर क्या है, माउल्ड है, ये देखिए माउल्ड है, ऐसे ऊंचाई इसकी है। अब इसका ये डाया कितना होगा, इसका डाया 100 mm होगा, कितना, 100 mm, मतलब 10 सेंटीमीटर करीब इसका डाया होगा, ठीक है। और यहां पर बेस प्लेट होगा और यहां सॉइल हम लोग भर के इसको बराबर ऐसे काट लेंगे। फिर ये इसको माउल्ड को, ये जो हमारा कॉलर है, ये क्या है, कॉलर अलग से रहेगा, इस कॉलर को उठाएंगे इसमें रखेंगे, और यहां पर भी ये बोल्ट टाइप का लगा होगा, इसको इसी में टाइट कर देंगे, तो टाइट हो जाएगा इसमें। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें भी और सॉइल भर के पूरा ऊपर तक क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब जब ये सॉइल भरते रहते हैं ना लेयरों में, तो 2 लेयर इसमें भरा जाएगा, जब ये माउल्ड रखेंगे तीसरा लेयर उस माउल्ड में भरेंगे, ये सांचा जब उस पर रखेंगे, ठीक है, तो यहां पर इसमें भरेंगे। अब ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से रहता है। अब यहां पर देखिए क्या है हमारा, ये राड टाइप का है और यहां पर ये बाहर निकला हुआ है, ठीक। इसको जब खींचेंगे तो ये राड अंदर जाएगा और फिर यहां पर लाकर रखकर ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऊपर नीचे जब करेंगे तो राड यहां से नीचे निकलेगा और बार बार इस पर क्या करेगा, कंपैक्ट करेगा, ठीक है, बार बार क्या करता है, कंपैक्ट करता है। तो ये क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। मॉडिफाइड वाला भी सेम ऐसे ही रहता है, बस उसमें अंतर क्या है ना, ये डाया और ये हाइट वेट का अंतर होता है, ठीक है। और इसका जो आयतन है टोटल, जो टोटल आयतन है ये 1000 सीसी है। 1000 सीसी का मतलब समझ ही रहे होंगे, 1000 सीसी का मतलब है, बाइक जानते होंगे ना, 125 सीसी की बाइक, 150 सीसी की बाइक, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सीसी कैसे लिख के आ गया, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा रहता है, इसको हम लिख सकते क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए ये सी उठा के क्या हो गया, सीसी हो गया, ठीक है। तो ये 1000 सीसी इसका आयतन होता है जिसमें सॉइल भरा गया है, ठीक। तो यहां पर जो है, हाँ किसी किसी के कॉलेज में कराया गया होगा, ठीक है, कॉलेज में ये कराया गया होगा टेस्ट। तो चलिए ऐसे ही सेम हमारा स्टैंडर्ड मॉडिफाइड वाला भी होता है, बस उसका डाया वाया थोड़ा चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही रहता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया यहां पर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का जो है इंस्ट्रूमेंट आपने देख लिया। किसी को डाउट हो तो बताइएगा, और ऑलरेडी हमने नोट्स दे ही दिया है, मतलब इसका जो नोट स्कैन करके उससे आप लोग पढ़िएगा जरूर। चलिए तो वही चीज है यहां पर, और इसका ये जो ना, इसका टॉप व्यू यहां पर दिखाया गया है, जो ऊपर से देखने पर जो आपको व्यू दिखेगा वो दिखाया गया है। तो देखिए ये क्या कॉलर है जो हमारा अलग से एक वहां पर रखा गया था साइड में, उसको लगाने के बाद फिर हम और क्या करेंगे, सॉइल को फिल करते हैं, और ये हमारा जो है ठोकनी छड़ हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इसमें टेस्ट कैसे करेंगे, पूरा इसका प्रोसीजर को समझते हैं थोड़ा, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, दोनों का टेस्ट सेम ही एक ही जैसा है,
मॉडिफाइड वाला भी पहले उस पर चलेंगे। देखिए, वायु में सुखाए मृदा की प्रतिनिधि नमूने का इतना नमूना जिसे हम लोग 19 mm चालनी पर छानने के बाद लगभग 5 किलो नमूना मिल जाए, तो यहां पर क्या करेंगे ना, हम लोग जो सॉइल है, सॉइल को आपकी इच्छा है तो वायु में सुखा लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही ला रहे हैं जो सॉइल, उसका भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का सॉइल का टेस्ट इसमें कर सकते हैं, किसी भी टाइप का सॉइल हो। ठीक, उस सॉइल को क्या करके लाएंगे, उसको 19 mm जो चालनी है, 19 नंबर जो चालनी होती है 19 mm सीयू, उससे हम लोग चालनी से छानेंगे। छानने के बाद क्या होगा, जो 5 किलोग्राम नमूना हमें क्या करना है, उससे ले लेना है। ठीक है, 5 किलोग्राम नमूना हम लोग सैंपल ले लेंगे, उससे हम लोग टेस्ट करेंगे। यदि संघनन कंपैक्शन के दौरान नमूने की पिसने की क्रशिंग संभावना हो, अगर यदि आपको लगता हो कि जो उनके पार्टिकल हैं वो क्या हो, क्रश हो जाएं, टूट सकते हैं। भाई कंपैक्ट होना इसका मतलब नहीं कंपैक्ट हो रहा है तो पार्टिकल टूटे ही, कोई जरूरी नहीं है। अगर पार्टिकल टूट रहे हैं, हो सकता है हमारी जो सॉइल हो काफी क्या हो, बहुत मुलायम हो, उसके पार्टिकल भी टूट सकते हैं। यदि ऐसा कोई चांसेस बनते हैं तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर क्या होगा कि सैंपल, ये हमारा क्या होगा, जो सॉइल है वो 15 किलो लेना पड़ेगा। तो 15 किलो सॉइल लेंगे और फिर उसको 19 mm चालनी पर क्या करेंगे, छानेंगे। अगर ये तभी वो 15 किलो लेंगे जब हमारा क्या हो, बहुत मुलायम सॉइल हो और क्रशिंग हो रही हो पार्टिकल में, तब हम 15 किलो लेंगे। और 15 किलो लेकर 19 mm चालनी से क्या करेंगे, छानेंगे, और 19 mm पर जो शेष अवशेष बचेगा उसको हम लोग निकाल के क्या करेंगे, फेंक देंगे। परंतु इसका प्रतिशत मात्रा नोट कर लेते, परसेंटेज नोट कर लिया जाता है कितना क्रशिंग हुआ है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पार्टिकल जो है क्या हो, उसमें शियरिंग होने लगे, क्योंकि नॉर्मली आप कंपैक्ट करते हो तो पार्टिकल क्या हो, आपस में बैठते ही हैं, चिपकते ही हैं, टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम ये मान चलते हैं 5 किलो हम क्या कर रहे हैं कि 19 mm सीव से चालने के बाद 5 किलो सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे देखते हैं। यहां पर जब सैंपल आप ले लोगे, सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे कंपैक्शन के दौरान, अच्छा वो तो हो गया, 5 किलो नमूना वही आएगा, समुचित मात्रा मिलाएंगे। प्रथम परीक्षण के लिए हम लोग सबसे पहले टेस्ट के लिए क्या करेंगे, मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा मृदा की किस पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो कुछ उसमें क्या करो, वाटर कंटेंट को मिला दो, या नहीं भी मिला रहे वाटर कंटेंट तो आप उसको भरकर टेस्ट करिए। उस समय जो हमें ड्राई डेंसिटी प्राप्त होगी उसको नोट कर लीजिए और उसी में से थोड़ा सा सॉइल लेकर उसका वाटर कंटेंट ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर पानी मिलाइए, फिर पूरा सॉइल निकाल लीजिए, उसमें फिर से पानी मिलाइए, फिर से उसमें कंपैक्शन करिए। इस तरह से ठीक है, फिर कंपैक्शन करिए और फिर देखिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना आया है वो कैलकुलेट किया जाता है। कैसे आएगा वो बताएंगे, अभी कैलकुलेट किया जाएगा। और उसके बाद फिर इसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल लीजिए। ऐसे ऐसे 3-4 बार करते हैं आप। ठीक है, या जब तक करते रहिए जबकि आपकी इच्छा हो, ऐसा नहीं है जब वो मैक्सिमम आने लगे, जब घटने लगे ड्राई डेंसिटी, तब छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पानी की मात्रा मृदा की किस किस्म पर निर्भर करेगी, किस टाइप की हमारी सॉइल है। अगर रेतीली बजरी युक्त है तो इसमें हम 4 से 6% तक मिला देंगे। कोहेसिव सॉइल मृदाओं में उसकी सुघड़ता सीमा 8% से 10% कम से परीक्षण प्राप्त किया जा सकता है। तो 8 से 10% तक हम लोग क्लेई सॉइल में मिला सकते हैं। और हम लोग यहां पर जो है रेतीली या हमारी सैंडी टाइप के है तो 4 से 6% तक वाटर मिलाकर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। यहां यह है कि महत्वपूर्ण मृदा में पानी की अच्छी प्रकार मिल जाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अच्छी प्रकार से आपको वहां पर क्या करना है, पानी को मिला दीजिए और उसके बाद इसको ठीक क्या करिए, टेस्ट करिए। ठीक है, इसके लिए ससंजित कोहेसिव मृदाओं को पानी सोखने के लिए सील्ड या बर्तन में कम से कम 16 घंटे के लिए रख देना चाहिए। देखिए, यदि आप कोहेसिव सॉइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोहेसिव सॉइल में सही से मॉइस्चर क्या होगा ना, वो मिल नहीं पाता। ठीक है, देखिए सैंडी सॉइल में क्या है, पानी डालोगे ऐसे से मिला दोगे तो उनके भाई क्या है, पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं दाने टाइप के, तो वो उसमें लग जाएंगे तो और वो फूलने लगेंगे। ठीक, तो वहां पर मॉइस्चर तो मिल जाता है। बट अगर यही क्लेई सॉइल हो तो कोई क्लेई सॉइल की जो पार्टिकल आपस में चिपके हुए होते हैं, वो सही से फूल नहीं पाते, मॉइस्चर उसमें नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या है कि उसको 16 घंटे के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो उसमें क्या हो, मॉइस्चर आ जाए। क्लियर। उसके बाद यहां पर देखिए, परीक्षण के लिए हम लोग सैंपल का लगभग 1/3 भाग हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो माउल्ड है उसमें हम लोग 3 बराबर भागों में डालेंगे। माउल्ड देखिए, माउल्ड सहित केवल माउल्ड का जो हमारा यहां पर है इसमें 2 भागों में भरेंगे, ऊपर जो कॉलर लगाएंगे उसके बाद हम लोग तीसरा भाग में भरेंगे। ठीक है, तो यहां पर 1/3 भाग ले लेंगे, सांचे में एक परत लेयर बिछाकर
2.6 किलो की दुरमुठ, जो वहां पर आपका ये हम लोग लोड दुरमुठ है, दुरमुठ मतलब रैमर कह सकती हूं, इसको रैमर कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैमर कहते हैं, या कुटाई वाली छड़, एक तरह से कुटाई वाली छड़ भी कह सकते हो, या फिर रैमर या दुरमुठ कह सकते हो। दुरमुठ जानते होंगे, गांव में ऐसे से लेकर ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, पीटते हैं, तो दुरमुठ होता है। तो इसी तरह से ये दुरमुठ जो है ये 2.5 मतलब 2.6 किलोग्राम का होता है। और उससे हम लोग क्या करें, पूरी तरह से बराबर बांटते हुए, मतलब ऐसा नहीं एक ही जगह बार बार ऐसे उठाकर ऐसे करते रहिए, ऐसे नहीं, बराबर घुमा घुमा कर आपको क्या करना है, कंपैक्शन करना है। ठीक है, और हुए उसे 310 की ऊंचाई तक आप उठाइए, फिर छोड़िए, उठाइए फिर छोड़िए, उठाइए फिर छोड़िए, जैसे पंप आप उठाते हैं फिर दबाते हैं तो हवा निकलता है, उसी प्रकार से ऐसे उठाइए छोड़िए। ठीक, उठाकर छोड़ेंगे तो अपने आप गिरेगा। ठीक है, गिरा कर क्या करेंगे, 25 ब्लोज करेंगे, कितना, 25 बार कुटाई करना है, 25 ब्लो ऐसे उठाना है छोड़ देना, उठाना है छोड़ देना है, जो राड था, और नीचे वाली पाइप पकड़े रहेंगे। ठीक है, और अंत में कॉलर लगाकर, तो 2 लेयर में भरेंगे, अंत में कॉलर लगाएंगे, जो अंतिम तीसरी परत हम लोग क्या करेंगे, बिछाकर उसमें भी 25 आघात जो है कंपैक्शन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि टोटल 25 करना, एक लेयर भरो 25 बार कुटाई करो, दूसरा लेयर भरो 25 बार कुटाई करो, तीसरा लेयर भरो 25 बार कुटाई करो, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार तीनों परतों में कुल मिलाकर 75 आघात हो जाएंगे, और जो वजन हमारा उस पर डाले हो आप, वो कितना हो जाएगा, वहां पर कंपैक्शन जो किए, जो एनर्जी आप उसमें लगाए हो, वो 60-50 किलोग्राम सेंटीमीटर पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका संघनन ऊर्जा हो जाएगा, कंपैक्शन एनर्जी जो है दी जाती है। तो वहां पर उतना हम लोग एनर्जी उसमें दे दिए हैं। मृदा का स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी ज्ञात कर, सांचे से मृदा निकालकर उसका प्रतिनिधि नमूना लेकर जालांश ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सॉइल जो वहां पर होगा, जो सॉइल हम लोग भरेंगे, उसकी हम लोग बल्क डेंसिटी निकालेंगे। कहेंगे सर अब बल्क डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो यही है आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखिए बल्क डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, बल्क डेंसिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बल्क डेंसिटी निकालते हैं। अब बल्क डेंसिटी जब आप इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मास अपान वॉल्यूम, तो इससे क्या निकल जाएगा, बल्क डेंसिटी निकल जाएगा। बल्क कंडीशन में ही क्या होगा, इसकी बल्क डेंसिटी निकल जाएगी। ठीक है, ये बल्क कंडीशन में द्रव्यमान और ये बल्क कंडीशन में इसका वॉल्यूम जितना है। ठीक, उसके बाद फिर क्या निकालोगे, उसके बाद आप वाटर कंटेंट निकाल लोगे। वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे, ओएन से निकालोगे। ओएन जानते होंगे, मैं बताया हूं, तो बाई ओएन से, ओएन। ठीक है, इससे आप वाटर कंटेंट निकालोगे। थोड़ा सॉइल ले लीजिए और उसको ले जाकर ओवन में रख दीजिए, वहां पता चल जाए कितना हम निकाले हैं। अब देखिए ये निकाल लेंगे, अब पुनः मृदा में और जल मिलाकर फिर वही क्रिया दोहराइए। इसी प्रकार विभिन्न जलांश पर क्या करना है, शुष्क घनत्व ज्ञात करते रहते हैं। जलांश और शुष्क घनत्व में ग्राफ खींचना है आपको, वहां पर ग्राफ खींचना है। यहां पर एक चीज देखिए, बल्क जो डेंसिटी निकाल लिख रहा है ना, यहां पर हमारी राय यह है कि यहां पर बल्क डेंसिटी मत लिखिए, यहां पर आप लिखिए डेंसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, उसी कंडीशन में डेंसिटी होती, बल्क नहीं कहिए, क्योंकि कंडीशन यहां पर ना वो अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, जो हमारी सॉइल का अवस्था है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा और मॉइस्चर बढ़ रहा है, थोड़ा सा और मॉइस्चर बढ़ रहा है, थोड़ा सा और मॉइस्चर बढ़ रहा है, तो हर बार मॉइस्चर बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या है, वही वाली डेंसिटी निकालनी है जो सॉइल उसमें थी। ठीक है, जो सॉइल उसमें थी उसका वजन तौलोगे भाई, उसको ले जाकर तराजू पर रखोगे तो वजन निकलेगा ना सॉइल का, जितना भरे हो कंपैक्ट करके। अगर देखो क्या होगा, ज्यादा जब कंपैक्ट हो जाएगा ना, पूर्ण रूप से अगर अच्छे से कंपैक्ट रहेगा तो वजन ज्यादा रहेगा, वजन ज्यादा रहेगा डेंसिटी ज्यादा बताएगा। आई बात समझ में, जैसे क्या है कि आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, तो सॉइल जो हमारा है ना, वो सॉइल क्या होगा, अच्छे से अंदर क्या होगा, चिपकेगा उसके पार्टिकल, तो वो वजन ज्यादा बताएगा। जब वजन ज्यादा बताएगा तो मास क्या होगा, हमारा ज्यादा होने लगेगा। और फिर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो उतना ही है ना, 1000 सीसी, 1000 सीसी है ना, है वॉल्यूम जो माउल्ड वाला है। और माउल्ड में कितना भरा गया उसका वजन वो बढ़ता जाएगा, तो जब बढ़ता जाएगा तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो यही बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है बाद में, ड्राई डेंसिटी के नाम से हो जाएगी। अभी तो ये बल्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी यहां पर चेंज हो रहा है, बार बार ड्राई डेंसिटी चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए बल्क डेंसिटी कर रहे हैं। लेकिन जिस पर मैक्सिमम निकल के आएगा कंपैक्शन, जिस पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकल के आएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको जिस डेंसिटी निकल के आएगी उसी को हम लोग ड्राई डेंसिटी कहने लगेंगे, और इसी को कहेंगे कि हमारा कंपैक्शन मैक्सिमम हो रहा है। आई बात समझ में। तो यहां पर वाटर कंटेंट भी हम लोग निकालेंगे। उसके बाद यहां पर कैलकुलेशन भी कुछ किया जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है,
जरा देखिए, अब ये फार्मूला भी होता है, एक ध्यान रखिएगा, फार्मूला से ही हम लोग निकालेंगे, बल्क डेंसिटी क्या निकाल रहे हैं, लेकिन फार्मूला में अप्लाई करेंगे ना तब तो होगा कम। तो फार्मूला अभी यहाँ पे दिखाएंगे आपको। चलिए आगे देखिए, तो यहां पर क्या करें, आप पुनः मृदा और जल मिलाकर वही क्रिया दोहराएंगे। इस प्रकार जलांश मृदा का जलांश शुष्क घनत्व ज्ञात कर लेंगे। जलांश और शुष्क घनत्व में हम लोग ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ की सहायता से हम लोग अधिकतम शुष्क घनत्व और अनुकूलतम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ड्राई डेंसिटी कितना होगा मैक्सिमम, और यहां पर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा कितना जाएगा, वो भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। वो उसी पर होगा जिस पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी, वही वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा। तो हम भी नहीं पहले समझ पाते थे कि ऑप्टिमम क्या कहते हैं लोग, तो यहां पर यही समझना है कि अनुकूलतम, उसके अनुसार क्या हो, जितने पर क्या हो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें मिल जाए उतना मॉइस्चर कंटेंट वहां पर डालना है। ठीक है, अब परीक्षण विधि का विस्तार से वर्णन पुस्तक में अंत में किया गया है, तो वो तो आप प्रेडिकल है वो वहां पे जाके देखना, उससे हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, प्रेडिकल हम अभी नहीं कुछ करवा रहे हैं, हम केवल अपना इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं, तो ये वाला तो हो गया आपका, छोड़िए इसको। ठीक, अब यहां पर देखिए परिवर्तित प्राक्टर संघनन परीक्षण, मॉडिफाइड प्राक्टर कंपैक्शन टेस्ट। मॉडिफाइड दोनों को साथ ही में देख रहे हैं, कैलकुलेशन एक ही साथ कर लेंगे, कैलकुलेशन एक ही समझेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाकी टेस्टिंग अलग अलग है। ठीक है, तो मॉडिफाइड प्राक्टर कंपैक्शन टेस्ट में क्या होता है, सेम उसी तरह से ये भी है। ये भी क्या है, ये कंपैक्शन की मात्रा इसमें क्या होती है, थोड़ा सा यहां पर ज्यादा होता है। देखिए आजकल ना बहुत ज्यादा लोग कंपैक्शन करने लगे, इसीलिए इसको मॉडिफाइड कर दिया गया। मॉडिफाइड का मतलब है कि इसमें जो आघात गिर रहा था वो 25 इसमें भी गिरेगा, लेकिन वहां पर जो हमारा रैमर था, रैमर का जो वजन है वो वजन को हम लोग इसमें बढ़ा दे रहे हैं। इसमें जो रैमर का वजन है ना उसको हम लोग बढ़ाकर यहां पर क्या करेंगे, 4.9 किलोग्राम का कर देंगे। वहां पर कितना था, 2.6 किलोग्राम का था, यहां पर 4.9 किलोग्राम का रैमर का वजन कर देंगे, तो मतलब कंपैक्शन बहुत अधिक होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉडिफाइड प्राक्टर कंपैक्शन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाइड उसी का इसको बना दिया गया है। ठीक, तो अधिक कंपैक्शन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो मृदा का शुष्क घनत्व भी बढ़ जाता है, तो यहां पर ड्राई डेंसिटी भी और अधिक निकलेगी हमें। ठीक है, आजकल अधिक शुष्क घनत्व प्राप्त करने के लिए निर्माण कार्यों में भारी मतलब हैवी कंपैक्शन इक्विपमेंट प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो वाइब्रेटर कंपैक्शन देख रहे हो यूज हो रहा है ना, वाइब्रेटर्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जो हमारे रोलर वगैरह चलते हैं, वाइब्रेटरी रोलर वगैरह, तो बहुत ज्यादा कंपैक्शन करते हैं वो। ठीक है, इस कंपैक्शन या इस संघनन की मात्रा के लिए संयुक्त राज्य कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, यूएस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने यह परीक्षण प्रारंभ किया। तो ये यूनाइटेड स्टेट में किया गया होगा इस तरह के टेस्ट, बहुत ज्यादा कंपैक्शन के लिए, जो कि मैक्सिमम क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो, हमारी ड्राई डेंसिटी प्राप्त हो सके। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, माइल्ड सेम जो हमारा स्टैंडर्ड प्राक्टर वाला है सेम उसी तरह से सब कुछ रहता है, और ये जो ड्रैमर यूज कर रहे हैं इसमें 2.6 किलोग्राम की जगह पर हम लोग 4.9 किलोग्राम का उपयोग करते हैं। पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि इसमें 45 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराकर, उसमें क्या था 310 सेंटीमीटर ऊंचाई, नहीं वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग 310 की ऊंचाई से गिरा रहे थे, यहां पर 45 सेंटीमीटर यानी 450 mm, यहां पर 450 यानी 44 सेंटीमीटर, वहां पर 310 31 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम लोग इसे उठाकर गिराते थे। तो यहां पर ऊंचाई भी अधिक हो गई, इसका मतलब और ज्यादा क्या होगा, वहां पर एनर्जी के साथ कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, और 3 के स्थान पर 5 परतों में इसमें भरेंगे, तो और पतली पतली लेयरों में भरते हैं। तो कितने डिफरेंस है यहां पर देखिए, डिफरेंस क्या क्या है। पहला तो इसके जो रैमर का वेट है वो वेट में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया मॉडिफाइड वाले में। उसमें स्टैंडर्ड में वेट कितना था 2.6 किलोग्राम, इसमें वेट हो गया 4.9 किलोग्राम का। और इसमें जो कितनी हाइट से वहां पर गिरा रहे थे, उसमें 310 हाइट पर गिरा रहे थे, इसमें 450 हाइट पर गिराएंगे। और सॉइल 3 लेयरों में वहां पर भरते थे, इसमें 5 लेयरों में सॉइल को भरेंगे। ये 3-4 अंतर हैं। अगर आपसे पूछेगा मॉडिफाइड में और स्टैंडर्ड प्रैक्टर में डिफरेंस क्या है, तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी 25 आघात तो लगाएंगे। ठीक है, यदि मृदा में 40 तक के कण उपस्थित हो तो 1000 सीसी प्रैक्टर के सांचे के स्थान पर 2250 सीसी आयतन का सांचा हम लोग उपयोग करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सॉइल की जो पार्टिकल हैं वो क्या है 40 से अधिक है,
तो वहां पर आप क्या करना है, 1000 सीसी की जगह पर आप 2250 सीसी आयतन वाले क्या करना है, माउल्ड का उपयोग करना है। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है इसका। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, तब हम 1000 वाला करेंगे। बाकी ये जो हमारा दुर्मुट है, वो दुर्मुट वाला जो सिस्टम है, जो रैमर वाला है, वो यही वाला यूज करेंगे। ठीक है, बाकी यहां पर इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि बड़ा सांचा हम लोग लेते हैं, 2250 सीसी का उपयोग में लाया गया हो, तो इस दशा में 4.9 किलोग्राम का भार को 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराकर सांचे में 5 परतों में भरेंगे और परत को 25 प्रत्येक परत को 55 आघात देते हैं 1 मिनट। अब यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि ये 55 आघात हम लोग, अच्छा 5 परतों में टोटल टोटल, लेकिन ये 25 आघात, तो टोटल प्रत्येक परत को 55 आघात देंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये यार गलत कहीं कुछ लिख रखा है। ठीक है, ये कुछ गलत लिख रखा है, 55 तो नहीं होना चाहिए, 55 ज्यादा हो जाएगा, ये कंपैक्शन ज्यादा होगा। क्या क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है? ठीक है, 1 मिनट हम जरा सा चेक कर लेते हैं। 55 नहीं होना चाहिए, 55 है तो चेक कर ले एक बार, डाउट है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए पहले, पिछला वाला समझ में आया? कैलकुलेशन करना भी बता दे रहे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ना 25 से होना चाहिए। अच्छा, आप लोग के बुक में क्या दे रखा है? कोई बुक लिया है सार्थक वाला, उसमें क्या दे रखा है बताइए जरा, कुछ डाउट हो जाते हैं। अब हमें ग्रंथ खोलना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। 55 दे रखा है, वही डाउट हो जाते हैं थोड़ा सा। 25 ही आज तक मैंने सारे पढ़े थे। जस्ट वेट, कंप्रेसिबिलिटी कंसोलिडेशन, 1 मिनट रुकिए, जस्ट वेट। हाँ, वही चीज कंफर्म करना है, 2250 वाले में 55 ही करना है ना। मॉडिफाइड स्टैंडर्ड 97, ठीक, 25 तो इसमें करते हैं। नहीं यार, गलत है, 25 होगा, 55 नहीं होगा, गलत है, 25 होगा। वही तो मेरे डाउट में आ गया था, इसीलिए तो बाधित हो गए। इसको सुधारिएगा, सभी लोग इसको सुधारिएगा। 55 नहीं होगा, 25 होगा, चाहे इसमें रहे चाहे इसमें रहे, दोनों में 25 ही बार होगा, बाकी चीजें सेम होंगी। और ठीक है, 25 बार होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, 25 बार होगा, 55 नहीं होगा। ठीक, यहां हम ग्रंथ खोल लिए हैं। ठीक है, वॉल्यूम, हाँ क्लियर, 25 ही करिएगा, उससे नहीं मतलब है। ये मॉडिफाइड है और स्टैंडर्ड वाले में भी 25 होगा, बस आयतन का फर्क है और वजन का फर्क है जो हमारा रैमर यूज करते हैं। ठीक है, 25 करिएगा बच्चे आप, बुक का ना देखिए, क्योंकि हम भी स्टैंडर्ड बुक लेके रखे हैं। ठीक है, उसी से आपको बता रहे हैं। चलिए,
तो 25 कर लीजिएगा, 25 आघात देते हैं। क्योंकि हम ना सही बताएं ना तो अलग अलग के लिए हम यादें नहीं किए हैं। हम कोई भी कहीं पर भी कंपैक्शन करना हो, चाहे आपको ठुकाई छड़ से कुछ चीज कंक्रीट में भी कंपैक्ट करना हो या सॉइल में कंपैक्ट करना हो, हर जगह 25 ही, ठीक है, हर एक लेयर का। चलिए, तो यहां पर क्या है कि हमारा जो है 25 आघात देते हैं तथा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर की भांति जो है मृदा में विभिन्न वाटर कंटेंट पर शुष्क घनत्व ज्ञात कर कर इससे भी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, और उससे वाटर कंटेंट एवं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी क्या करेंगे, यहां से ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर आपका आगे जो ग्राफ बनाया गया है, जरा देखिए। अब देखिए यहां पर कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनाया गया है, एक शुष्क घनत्व है और यहां पर परसेंटेज जलांश है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो शुष्क घनत्व निकाल रहे हैं, ये कैसे निकाल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, तो आप पहले अभी रुकिए, यहां पर आइए। यहां पर क्या है कि हमारा वाटर कंटेंट तो निकाल लेंगे, ठीक है। वाटर कंटेंट तो आप निकाल लिए, किससे निकाल लिए, आप जब टेस्ट किए, ठीक है। आपने क्या किया, वाटर कंटेंट कहां से निकाला, वाटर कंटेंट आपने निकाला, वाटर कंटेंट आपने निकाला कहां से, टेस्ट कर कर, किसके द्वारा, ओवेन द्वारा, टेस्ट किए ओवेन द्वारा, आपने क्या किया, वाटर कंटेंट प्राप्त कर लिया, ठीक, नोट करते चले गए। उसके बाद वहां पर आपने क्या किया, फिर आपने ये देखा पानी को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो वहां पे आपने जो निकाला था वो क्या निकाला था, बल्क डेंसिटी निकाला था। जो डेंसिटी आप चेंज हो रही थी वो क्या था, हमारा बल्क डेंसिटी था। बल्क डेंसिटी आप कैसे निकाल रहे थे, मास अपान वॉल्यूम से निकाल रहे थे। जितना उसमें मास था, द्रव्यमान था, अपान आपने क्या वॉल्यूम कर दिया, किस अवस्था में, बल्क की अवस्था में। तो बल्क मास अपान बल्क वॉल्यूम, ठीक है, बल्क वॉल्यूम, इससे आपने निकाला बल्क डेंसिटी। क्लियर, वाईटी जिसको हम बोल रहे थे। तो एक स्मॉल डब्ल्यू निकाला, एक क्या है वाईटी, सॉरी गामा टी निकाला आपने, बल्क डेंसिटी। तो गामा टी जो आप निकाले हैं, अब आपको पता है कि जो हमारा ड्राई डेंसिटी होती है, गामा डी इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका गामा बल्क अपान 1 प्लस डब्ल्यू। यही फार्मूला आप पढ़े हो, मैं यही पढ़ाया हूं। गामा डी ड्राई डेंसिटी इक्वल टू गामा टी बल्क डेंसिटी अपान 1 प्लस डब्ल्यू। अब जो डब्ल्यू वाटर कंटेंट बार बार आप निकाल रहे हो, जितनी बार आप वाटर कंटेंट को बढ़ा रहे हो उतनी बार आप उसका मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट ज्ञात कर रहे हो, ठीक है। आप उसको बार बार रखोगे डब्ल्यू में। और जो यहां पर जब वाटर कंटेंट आप निकालते हो, एक बार टेस्ट किए, वहां पर वाटर कंटेंट निकाले, वहां पर भी बल्क डेंसिटी निकालोगे और उसको लाकर इसमें पुट करोगे, और पुट करने के बाद आपको यहां से ड्राई डेंसिटी तुरंत दे देगा। क्या देगा, ड्राई डेंसिटी देगा। तो यहां पर ड्राई डेंसिटी को हम लोग ले जाकर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इन दोनों के बीच जब भी ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि मॉडिफाइड या स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हम लोग किसके बीच ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो आपको बताना है कि ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ड्राई डेंसिटी हमारी जो आ रही है, हम उसको वाई एक्सिस पर शो करते हैं, और वाटर कंटेंट जो आ रहा है उसको हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं। तो सपोज दैट पहले हमने टेस्ट किया होगा, हम देखे होंगे कि यहां पर यहां पर पहले स्टैंडर्ड वाला देखिए, दो टेस्ट किए थे, एक तो स्टैंडर्ड प्रमाणिक प्राप्त परीक्षण है, दूसरा परिवर्तित मतलब मॉडिफाइड वाला है, ठीक है, दो चीजें हैं। यहां पर हम ये देखें कि यहां पर मान लीजिए एक 1.80 जो हमारी ड्राई डेंसिटी आई है, वो कितने वाटर कंटेंट पाई होगी, 9 पे आई होगी। ये पॉइंट हमने कर लिया। फिर आगे बढ़ाए, थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा दिए, मान लो सपोज दैट 10 पर मॉइस्चर कंटेंट कर दिए, आया 10, तो यहां पर ड्राई डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर ऐसे से बढ़ते जाएगा, एक ऐसा वाटर कंटेंट आएगा ना, ऐसा वाटर कंटेंट आएगा जो कि यहां पॉइंट पर जाएगा और इस पर यहां पर प्रदर्शित करेंगे, फिर आगे से आ जाएगा। तो आप देखिए किस पर आपका मैक्सिमम जा रहा है, ये जिस पर मैक्सिमम जाएगा यही क्या हो जाएगा, इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इसी पॉइंट पर होगा, ये वाला ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, इस पॉइंट पर जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो जाएगा। ये किसके केस में होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट वाला होगा। मॉडिफाइड वाला लेना होगा तो सेम मॉडिफाइड वाला ऐसे जाएगा, ग्राफ ऐसे ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो इतना पर क्या होगा, हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, हमारा ड्राई डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं।
दो यहां पर देखिए, दो टेस्ट किए हैं, दोनों का ग्राफ एक ही में बना दे रहे हैं। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, के आर अरोरा में 2250, यही सब तो यार 25 ठो तो बुक है, सब में तो अलग अलग दे रखा है। चलिए हम देख लेंगे, अब खोलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका बहुत ज्यादा, हम देखकर उसके बाद कल क्लियर कर देंगे ना, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा सही वाला। ठीक है, के आर अरोरा में देखियो नीतीश, इंग्लिश वाली बुक जो के आर अरोरा है, कंफर्म? तो 56 लिख लेना भाई, अगर के आर अरोरा में दे रखा है तो 56 लिख लेना, क्योंकि के आर अरोरा भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही कर लो, शायद तब यही होगा, के आर अरोरा में ही कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड आईआईटी लेवल की बुक है वो, उसमें दिया होगा, हो सकता है 50 सीसी, उसको मैं नहीं देखा, मैं दूसरी दिखा हूं। 2250 सीसी वाले में 56 कर लो। ठीक है, 1000 वाले में 25 कर लो। ठीक, 55 नहीं 56 कर लो, अपने अनुसार कर लो। ठीक, क्लियर? इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक में तो यही है, 25 वाला है। हम इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले से ही बताए थे आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन करिए के आर अरोरा ज्यादा फॉलो करिए, क्योंकि वो और ज्यादा स्टैंडर्ड है, इनसे भी ज्यादा स्टैंडर्ड है, ये तो कोचिंग वगैरह की बुक होती है। चलिए, तो यहां पर फिर करें, एक बार बता दीजिए। तो आपको ड्राई डेंसिटी निकालना तो आ गया ना, ड्राई डेंसिटी हमने कैसे निकाल, देखिए टेस्ट से हमारा क्या आ रहा था, बल्क डेंसिटी आ रहा था। वो बल्क डेंसिटी क्या था, ये था बल्क डेंसिटी, टेस्ट से आ रहा था। बल्क डेंसिटी क्या था, मास अपान वॉल्यूम, ये हम टेस्ट जब कर रहे थे उससे आ रहा था। बल्क डेंसिटी को हम रखेंगे इसमें गामा, यहां पर टी हो गया, बी हो जाएगा, अपान 1+W, डब्ल्यू क्या, वाटर कंटेंट, क्या आ जाएगा, गामा डी मतलब ड्राई डेंसिटी आ जाएगा। तो ड्राई डेंसिटी वाई एक्सिस पर और वाटर कंटेंट एक्स एक्सिस पर। अब सबसे पहले आप किसी एक का बनाइए, दो हमने टेस्ट किया है, दोनों से रिजल्ट लगभग अलग अलग आएंगे अपना, तो वो अपने अपने रिजल्ट उसके होंगे। तो एक का हम लोग ये बनाए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर वाला, तो यहाँ पर ग्राफ बनाना तो जानते ही होंगे कि इधर वाले जो वैल्यू दी होगी उन पॉइंट को टिक मार कर लेंगे, और यहाँ पर कितने वाटर कंटेंट पर है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, कर्व बना देंगे। ठीक, आप देखेंगे कर्व का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वहां से इसको आगे लाइन बढ़ा देंगे, यहां से इस पर बढ़ा देंगे, तो यहीं पर देखेंगे कि यहां पर हमारा जो पॉइंट आएगा मैक्सिमम डाई डेंसिटी, यही वाली डेंसिटी मैक्सिमम डाई डेंसिटी हो जाएगी, और यही हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मॉडिफाइड वाले में भी सेम होगा, तो सेम यहां पर मॉडिफाइड वाले में भी आ जाएगा कि यहां पर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डाई डेंसिटी होगी, और यहां पर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा। ठीक है, ये ग्राफ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम देख लेंगे, हमारे पास भी सारी बुकें हैं, के आर अरोरा की हैं, उधर दुग्गल की हैं, सारी बुकें हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम देख के उसके बाद बताएंगे। ठीक, चलिए, कुछ चीजें ना ये सब ऐसी होती हैं, कंफ्यूजन हो ही जाता है। चलिए, अब आगे यहां पर देखते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा सा क्या करना है, यहां पर देखिए कि यदि जालांश W का मान परसेंटेज में दिया हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देकर अनुपात ज्ञात कर लेना चाहिए। तो आप अगर परसेंटेज में दे रखा है तो वहां पर आपको क्या करिए, परसेंटेज 100 से डिवाइड करके उसको अनुपात में आप क्या करिए, अलग कर लीजिए। ठीक, एक काम करिए, यहां पर एक फार्मूला के यहां पर चेंजिंग हम लोग कुछ कर रहे हैं। जो यहां पर फार्मूला हमारा गामा डी क्या था, गामा डी क्या था, यहां पर गामा डी इक्वल टू जो निकल के आया है, गामा बल्क अपान 1+W। ठीक है, ये क्या निकल के आया, गामा बी 1+W। ठीक है, और एक हमारा क्या है, गामा डी इक्वल टू क्या होता है, जी गामा W 1+E, ये भी होता है। अरे यार हम बहुत तिरछा तिरछा लिख दे रहे हैं क्यों, ये फार्मूला जानते हैं, गामा डी इक्वल टू जी गामा W 1+E, जानते हैं ना, बताए भी थे। एस इक्वल टू डब्ल्यू जी होगा, यदि हम E इक्वल टू क्या पुट कर दें,
डब्ल्यू जी बाई एस। तो गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी अपान एस। तो यही निकल के आएगा जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस जी डब्ल्यू या डब्ल्यू जी अपान एस। ठीक है, ये निकल के आएगा। अब ये कहेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा निकल के आएगा। अब यहां पर देखिए, ये जो है हम लोग शुष्क घनत्व ड्राई डेंसिटी और एयर वाइड्स में संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्या स्थापित कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। किसमें, ड्राई डेंसिटी शुष्क घनत्व और वायुरंध्र एयर वाइड्स में संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसी को कभी कभी ये संबंध पूछ लेता है आपसे, और जो ये संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, यही हमारा क्या होगा, यही हमारे यहां पर क्या निकल गया, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स कहा जाता है। यही क्या कहा जाएगा, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स कहा जाएगा। अभी यहां पर नीचे दिखाते हैं। तो जो फार्मूला नीचे निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आया था, जरा देखिए, जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस। ठीक है, अब हम इसको एस को ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ये हो सकता है हमारा यस जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस डब्ल्यू जी। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। गामा डी इक्वल टू एस जी गामा डब्ल्यू है, एस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एस इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, सॉरी यहां पर एयर वाइड्स हो सकता है एन ए। ठीक है, तो 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, तो ये ड्राई डेंसिटी हमारा क्या है, एयर वाइड्स के टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। तो ड्राई डेंसिटी एयर वाइड्स के टर्म में हम लोग भी निकाल सकते हैं। एयर वाइड्स के टर्म में जब कभी भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मृदा में किसी निश्चित प्रतिशत वायुरंध्रों एयर वाइड्स से किसी प्रतिशत पर जो रेखा जल की मात्रा व मृदा के शुष्क घनत्व में संबंध दर्शाती है उसे एयर वाइड्स लाइन कहते हैं। इसका मान ऊपर दिए गए सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारा सूत्र है, इसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं एयर वाइड्स लाइन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कि एयर वाइड्स लाइन क्या होती है, उसका क्या फार्मूला होगा, कैसे हम लोग एयर वाइड्स लाइन प्राप्त करेंगे, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो यहां पर कह रहा है कि रेखा की जल की मात्रा व मृदा के शुष्क घनत्व, तो यहां पर देखिए ना, जो एयर वाइड्स लाइन है वो एयर वाइड्स लाइन कहां से जा रही है, ये वाला। ठीक यहां पर जो ये दो लाइनें ऐसी जा रही है ना, ये वाली लाइन है, ठीक इसके पैरेलल ही ये भी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर सैचुरेशन हमारा क्या होगा, लगभग 100% यहां पर शो करेगा। ठीक है, सैचुरेशन क्या होगा, शून्य वायुरंध्र रेखा ये कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाएगी, शून्य यहां पर हमारे वायु रेखा कहलाएगी। ठीक है, इक्वेशन में प्रॉब्लम है। सर हमारे फादर के नाम ले रहा है, कौन ले रहा है, हाँ कौन ले रहा है भाई, क्या इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हुँ? कोई पॉइंट बताइए किधर प्रॉब्लम है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में प्रॉब्लम है। जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी कहां पर प्रॉब्लम है, अच्छा इसमें मैं यही बताया, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, ये फार्मूला होता है ना कि नहीं होता, बताइए। होता है, तो हम कहें कि एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, हम कहें ई की जगह पर क्या लिखो, डब्ल्यू जी बाई एस। तो जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस। एस को ऊपर ले जाओ, चाहे इसको भिन्न करोगे तो तब पर क्या होगा, अच्छा आप यही सोच रहे होगे कि सर एस इधर जाएगा तो एस से गुणा हो जाएगा, यही सोच रहे होगे। ठीक है, ये आपका कंफ्यूजन होगा।
समझ में आ गया? हाँ, क्या कंफ्यूजन है? एक मिनट, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट। ये फार्मूला, हम्म, एक मिनट रुक जाइए, बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, नहीं ठीक है वो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एस तो ऊपर जाएगा, यहाँ सैचुरेशन 100% कर दीजिए ना, यहाँ पर सही तो है। ये होगा आपका एस ऊपर जाएगा, एस जी गामा डब्ल्यू, एस प्लस डब्ल्यू जी, ये हो जाएगा 1 - जी गामा डब्ल्यू, ये एस हो जाएगा 100% होगा। सैचुरेशन 100% हो जाएगा ना यार, तो इसलिए 1 हो जाएगा एस इक्वल टू, ठीक है। सैचुरेशन ये 100% होगा, तो ये एस की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी, ठीक। और यहां पर जो एस की वैल्यू है, इसको हमने चेंज कर दिया किसके टर्म में, परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स में, ठीक, वो एयर वाइट्स के रूप में, ठीक। चलिए, वही डायरेक्ट था, ठीक है। अच्छा किया आपने ध्यान दिया, इसीलिए उसको एयर वाइट्स लाइन कह रहे हैं। वही रीजन है, क्योंकि वहां सैचुरेशन 100% हो रहा है, इसलिए उसको एयर वाइट्स लाइन कह रहे हैं, ठीक। अब यहां पर इसका उपयोग देख लेते हैं, कहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम यहां पर शुष्क घनत्व, ड्राई डेंसिटी और जल की मात्रा में संबंध स्थापित किए हैं, तो उनका उपयोग कहां पर करना है, ठीक है। इनका उपयोग हम लोग कहां पर करेंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए, पहला है हमारा प्रामाणिक प्रॉक्टर परीक्षण, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का रिजल्ट का उपयोग हम लोग निर्माण स्थल साइट पर मृदा में जल की मात्रा एवं शुष्क घनत्व नियंत्रित करने में सहायता देते हैं हमको। तो वहां पर मैक्सिमम ड्राई जो हमारी साइट होती ना, साइट पर अगर हमें चाहिए कितना कंपैक्शन करना है, कितनी उसकी वहां पर जल की मात्रा होगी, उन सबको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्योंकि आप उतना ही मॉइस्चर कंटेंट पानी मिलाएंगे ना, जितने पर वो क्या हो, अच्छे से मैक्सिमम कंपैक्शन हो सके। तो आपको जब उसका पहले टेस्ट करके पता कर लोगे कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इसका कितना है, वो अगर आपको पता चल जाएगा, तो हम उतना ही पानी मिलाएंगे जितना हमें जरूरत है, उससे ज्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो इस परीक्षण के परिणाम हमारे बांध वगैरह, सड़क वगैरह बनाएंगे, ठीक है, रनवे वगैरह बनाते हैं, उस सब के लिए काफी सहायक होता है। स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट रैमर या फील्ड में उपयोग किए जाने वाले रोलर के बराबर कंपैक्शन करता है। तो यहां पर क्या है, कितना कंपैक्शन करना है, कौन सा रोलर यूज करना है, यह भी आपको वहां पर पता चल जाएगा। इसीलिए इस टेस्ट में यह ज्ञात हो जाता है कि निर्माण स्थल साइड की मृदा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर कितना कंपैक्शन करने पर कितना मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको प्राप्त होगा। इन परीक्षणों की सहायता से कंपैक्शन का मृदा में विभिन्न इंजीनियरिंग गुणों पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं कंपैक्शन की वजह से, वो भी आप इससे पता कर सकते हो। जैसे परमिबिलिटी अधिक है कि नहीं है, इसके बारे में भी आप इससे पता कर सकते हो, ठीक है। परमिबिलिटी कम करनी है तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को बढ़ा दीजिए, परमिबिलिटी कम हो जाएगी।
इन सब के प्रभावों को भी इससे क्या होता है, आप बच सकते हो। ठीक है, परीक्षण परिणाम जो है कंपैक्शन स्पेसिफिकेशन लिखने में सहायक होंगे। तो कितना कंपैक्शन वगैरह करना है, कितनी बार दुर्मुट चलाना है, कितना बार रोलिंग करना है, जब आपको सारी चीजें पता रहेंगी कि कितना मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी लेना है, उसी हिसाब से यहाँ पर डिजाइन करके बता दोगे कि भैया सॉइल की इतनी कंपैक्शन करिए तो आपको इतना ड्राई डेंसिटी मिलेगा इतने मॉइस्चर कंटेंट पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए फील्ड कंपैक्शन की अगर बात करें, फील्ड कंपैक्शन अभी तक हम लोग लैब कंपैक्शन देख रहे थे। लैबोरेटरी में कैसे कंपैक्शन किया जाता है, दो तरीके के, एक तो स्टैंडर्ड हमारा कंपैक्शन टेस्ट था, दूसरा के मॉडिफाइड वाला। ठीक है, यहां पर हमारा फील्ड में अगर देखें तो फील्ड में हम लोग कंपैक्शन करने के लिए मृदा को दबाकर, मतलब नीडिंग जिसको बोलते हैं उसको, उससे कर सकते हैं। स्टैटिक वेट स्थिर भार लगाकर, वाइब्रेटर कंपन लगाकर, आघात देकर, इंपैक्ट लगाकर, बाई एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटकों द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्शन किया जाता है। तो इतने तरीके हैं हमारे क्या कंपैक्शन करने के। ठीक है, समझ में आ गया। टेस्ट है कि एग्जाम इतना बड़ा। हाँ देखिए क्या है ना, सब एक ही जैसा नहीं पूछेगा, कोई एक उठाकर पूछेगा। जैसे कोई एक पूछ दिया कि स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, क्या इसके बारे में विवेचना करिए, या मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या, इसके बारे में विवेचना कीजिए। तो कोई एक ही आपसे पूछेगा, या दो पूछ सकता है, अलग अलग पूछ सकता है। जैसे वाइब्रेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, वाइब्रेटरी रोलर वगैरह होते हैं। स्टैटिक वेट में हमारे सिंपल रोलर होते हैं, इंपैक्ट लोग वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल यहाँ पर रोलर वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे अभी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए संघनन यंत्र। तो हम लोग कंपैक्शन करने के लिए कौन से यंत्र यूज करेंगे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं, आगे देखते हैं। देखिए तो प्लांटों पर जहां हम लोग काम करेंगे वहां पर हमारे तीन तरीके के ज्यादा उपयोग होते हैं। एक तो रोलर यूज होता है, रोलर जो कि आप लोग देखेंगे स्टैटिक वेट वाला, जो नॉर्मली रोलर जाता रहता है, जिसको बैलेट आप बोलते हो ना, बैलेट बोलते हैं ना कि बैलेट की तरह चल रहे हो, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, बैलेट। उसके बाद क्या है, वाइब्रेटर, तो वाइब्रेटर का यूज करते हो। उसके बाद क्या, रैमर, दुरमुट गांव में होता है, ऐसे हाथ से देखोगे, ऐसे दुरमुट कुटाई की जाती है हाथों से। ठीक है, तो मैनुअली ज्यादातर दुरमुट से कूटते हैं लोग। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग जो है रोलर को देखेंगे। रोलर में भी हमारे कई टाइप के रोलर होते हैं। ठीक है, कई टाइप के रोलर होते हैं, आप लोग अक्सर देखे भी होंगे साइड वगैरह पर जहां पे काम चलता रहता है, वहां पर अलग अलग तरीके के रोलर यूज होते हैं। अब ये रोलर सॉइल के लिए भी यूज होते हैं। यही रोलर जो है कंक्रीट, जब भी हम लोग रोड बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर गिट्टियां वगैरह डालते हैं ना, गिट्टी वगैरह डालते हैं, तो गिट्टियां वगैरह जब डालेंगे तो वहां पर उनको कंपैक्ट करने के लिए भी हम लोग रोलर का ही उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारे क्या है, चार टाइप के रोलर हैं। कितने टाइप के, चार टाइप के रोलर हैं। एक तो हमारा स्मूथ व्हील रोलर है, दूसरा सिप फुट रोलर है, तीसरा, एक मिनट, हाँ, एक न्यूमेटिक टायर रोलर है, एक न्यूमेटिक टायर रोलर, एक सिप फुट रोलर, तीसरा न्यूमेटिक टायर लोरीज एंड ट्रक लेइंग व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पर चार टाइप के हमारे क्या है, रोलर हैं। ठीक है, तो आप पेवमेंट जब बनाते हैं ना, तो उसमें जो नीचे गिट्टियां वगैरह डालते हैं ना, उनको भी कुटाई करने के लिए या कंपैक्ट करने के लिए हम लोग इस रोलर का उपयोग करते हैं। और सॉइल को भी